श्योर। तो आज का जो लेक्चर है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन HACCP एंड दिस इज फॉर हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स, मतलब हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज HACCP? HACCP इज बेसिकली हैजार्ड एनालिसिस। HACCP की जो फुल फॉर्म है वो है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये बहुत एग्जाम में पूछी गई है, तो इसके आपको फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है टू कंट्रोल द हजार्ड्स इन द फूड प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब ये प्रोसेस जो होता है उसको कंट्रोल करता है ताकि कोई भी हजार्ड जो फूड में है वो आपके फूड प्रोडक्शन में नहीं आना चाहिए। क्या हजार्ड होते हैं, क्या होता है, वो सब आपको धीरे-धीरे क्लैरिटी मिलेगी। एकदम से आपको ऐसे नहीं होगा कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बट आपको लाइन बाय लाइन यू विल बी गेटिंग लिंक्स कि क्या हजार्ड होते हैं, क्या कंट्रोल है, क्या सीसीपी है, सब कुछ यू विल गेट क्लियर। अभी आप धीरे-धीरे आप बिल्कुल आराम के साथ नोट्स आप नहीं बनाए तो भी चलेगा, बिकॉज़ आई एम प्रोवाइडिंग द नोट्स आल्सो। ओके, इसके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या 7 प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लिख ले या याद कर ले। सॉल्व्स प्रॉब्लम बिफोर दे अकर एंड करेक्ट द डेविएशंस दैट आर डिटेक्टेड। मतलब ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम आने से पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ताकि प्रॉब्लम आ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है फूड प्रोडक्शन में कंट्रोल करना, हैज़र्ड्स को कंट्रोल करना। सिर्फ प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व करता है, और अगर कोई डेविएशन आ रहा है, मतलब कोई हल्का-फुल्का कोई फर्क आ रहा है, तो उसको भी वो डिटेक्ट करके ठीक करता है। ये HACCP का मेन काम है कि अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, जो भी हैज़र्ड आएगा, उसको पहले रोकने की कोशिश करेगा, या नहीं तो डेविएशंस आ रहे हैं तो डेविएशंस पे काम करके आगे फूड प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में सेफ फूड जाए, इसकी वो कोशिश करेगा। इट इज नोन एज प्रोएक्टिव सिस्टम। प्रोएक्टिव सिस्टम क्या होता है? प्रोएक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर आपका चीजें काम प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्व की जाती है। हम प्रॉब्लम का वेट नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम आएगी देन वी विल एक्ट, वो नहीं होता। इट इज अ प्रोएक्टिव सिस्टम, मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम आने से पहले अगर कोई काम हो रहा है, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव सिस्टम। एक होता है रिएक्टिव सिस्टम, जो काम प्रॉब्लम आने के बाद होता है, दैट इज नोन एज रिएक्टिव सिस्टम। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर काम कर रहे हो, वो एक रिएक्टिव सिस्टम है। आप चाह रहे हो कि प्रॉब्लम ही ना आए, आपको एग्जाम निकालना है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो आप पहली ही क्लासेस दे रहे हो, पहले आप समझ रहे हो कि दिस इज प्रोएक्टिव सिस्टम। नोटिफिकेशन आया, आपने पढ़ना शुरू करा, वो एक रिएक्टिव सिस्टम होगा। रिएक्टिव सिस्टम, ये एक एग्जाम था ताकि आपको क्लैरिटी मिले। दोनों में बहुत फर्क है। प्रोएक्टिव सिस्टम HACCP होता है। आप उसको पहले हजार को आइडेंटिफाई करते हो, और फिर आप उसको एस्टेब्लिश कंट्रोल करते हो और मॉनिटर करते हो कंट्रोल्स को, जो भी आप कंट्रोल आपने बनाया उनको आप मॉनिटर करते हो। ये HACCP के बारे में, ठीक है। अब हैजार्ड्स क्या होता है? हैजार्ड्स मींस बायोलॉजिकल, केमिकल। एक बार और मैं जैसे-जैसे आपको समझाऊँगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये आपने सोचा कि ये लाइन नहीं आती नहीं समझ, ये धीरे-धीरे ये कोरिलेटेड होता है लेक्चर। जब तक कंप्लीट लेक्चर नहीं हो जाएगा तब तक आपको चीज़ें धीरे-धीरे समझ आएगी। तो बियर ऑन दिस कि आप कोशिश करें कि आप अभी समझें, ताकि आपको बाद में जब आप याद करने की कोशिश करें तो आपको दिक्कत नहीं आए। तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना है। जो मैं बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, उसको बहुत बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। तो हैजार्ड्स होते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट्स इन और कंडीशन ऑफ फूड, या कोई ऐसी कंडीशन जो कि पोटेंशियल रखती हो एडवर्स इफेक्ट्स करने में, यानी कि एक मात्रा रखती हो कि वो एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे फूड में जो हार्मफुल हो जाए कंज्यूमर के लिए। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हैजार्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। फूड सेफ्टी, अब देखो HACCP हम किस लिए लाए थे? फूड सेफ्टी के लिए HACCP लाए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी क्या होता है। फूड सेफ्टी मीन्स एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड डज नॉट लेट कंज्यूमर fall ill, and HACCP works for food safety. Okay, so फूड सेफ्टी ऐसी चीज होती है कि आप कोशिश करो कि जब खाना बन रहा हो, सर्व हो रहा हो, खाना पहले प्रिक्योरमेंट से लेके, यानी कि जब आप उसको परचेज कर रहे हो, जो फूड बना रहे हैं, परचेज से लेके, रिसीविंग से लेके, आपको प्रिपरेशन से लेके, सर्विंग से लेके, कोई भी आपको वहां पर कोई भी इशू ना आए, और जो फूड है वो कंज्यूमर तक परफेक्ट पहुंचे, दैट इज नोन एज फूड सेफ्टी, ताकि कंज्यूमर बीमार ना हो। दैट इज द मेन एम ऑफ फूड सेफ्टी। HACCP को वर्ल्ड वाइड एंडोर्स किया गया था, कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने किया था, EU ने किया था, वेरियस कंट्रीज ने किया था। HACCP इज बिल्ट ऑन की PRT प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे लेक्चर में कवर होगा, ठीक है। HACCP की जो बेसिक, जो HACCP खुद एक नहीं है, इसके पीछे कुछ इंसान खड़े हैं, इसके पीछे कुछ सोल्जर्स खड़े हैं, उन सोल्जर्स का नाम है PRP प्रोग्राम, यानी कि प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। ये सारे मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या होते हैं PRP, OPRT। आप अभी खाली ध्यान दें कि जो पढ़ा रहा हूँ बाकी क्लैरिटी में आपकी नॉलेज मिल जाएगा। तो की PRT प्रोग्राम्स में गैप होता है और GMP होता है। गैप मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, तो GMP इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओके, और गैप होता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो गैप होता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और GMP होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस।
एंड पर्सनल हाइजीन। ये जीएमपी होता है, जीएमपी जो होता है वो सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन पे काम करता है। जीएमपी क्या है, जीएपी क्या है, पीआरपी क्या है, सब आई विल एक्सप्लेन। अभी आप ये समझो कि एचएसीसीपी इस प्रोग्राम पे बिल्ड किया गया है। एचएसीसीपी वॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब इसके लिए कुछ बहुत बड़ा रेगुलेशन नहीं बना है, कोई एक्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको ये इम्प्लीमेंट ही करना है, बट ये मैंडेटरी है, प्लीज आपको इसका काम करना है, ताकि जब आप फूड मैन्युफैक्चर करो तो एचएसीसीपी का इम्प्लीमेंटेशन आपके फैक्ट्री में या आपके होटल्स में होना चाहिए। इट इज नॉट अ जीरो रिस्क सिस्टम, मतलब देखो कोई भी हम जो भी प्रिंसिपल बनाते हैं वो जीरो रिस्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसको बना दिया और रिस्क खत्म सारे, बट इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि सॉरी, इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फूड सेफ्टी हैजर्ड्स। बट इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जीरो रिस्क सिस्टम नहीं है, मतलब कमियां इसमें भी है, बट फिर भी इट इज 99% प्रूफ। तो इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि हम फूड सेफ्टी हैजर्ड्स को कम कर सके, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज फूड सेफ्टी एंड व्हाट इज एचएसीसीपी। एचएसीसीपी के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एचएसीसीपी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हो कि यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। लेक्चर ठीक जा रहा है, आपको स्पीड में, आपको पीपीटी नजर में, आपको कोई दिक्कत कहीं पर भी हो तो आप मुझे बता दीजिए। आई एम ओपन फॉर सजेशंस, ओके। सजेशंस आर मोस्ट वेलकम टू गिव बैक अ क्वालिटी टू इश्यूज, ओके। तो आर यू, आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, आपको चीजें समझ आ रही हैं कि एचएसीसीपी का थोड़ा सा आपको आइडिया लगा कि क्या होता है। अभी हम इसकी हिस्ट्री, इसके प्रिंसिपल सब करेंगे, जस्ट रिमेन हियर। एनी क्वेश्चंस, जस्ट राइट इज एवरीथिंग गोइंग गुड, यस और नो। क्या सब सही जा रहा है, आपको समझ आ रहा है, स्पीड ठीक है, वॉइस ठीक है, कंटेंट ठीक है, तो यू कैन राइट यस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ग्रेट, 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 ओके। सो मैंने इसलिए ही कम लिखने की कोशिश की है पिछली क्लास में, सॉरी जो इंग्लिश मीडियम की क्लास मैंने ली थी उसमें, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स की थी, तो उसमें दिक्कत ये आई थी कि जब मैं ज़्यादा लिख रहा था तो थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने अब इसको थोड़ा सा पहले ही एक अच्छी तरीके से फॉर्म में लिख के आपके लिए प्रेजेंट कर दिया, ताकि आपको देखने में या आपको बाद में नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये जो काम कर रहे हैं एचईसीसीबी, ये हम काम कर रहे हैं बेसिकली फूड सेफ्टी के लिए। तो थोड़ा सा आपको फूड सेफ्टी के बारे में अभी मैंने बताया भी था कि फूड सेफ्टी मींस एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इंटेंडेड यूज। कि वो फूड सेफ्टी वो चीज़ है कि जो भी कंज्यूमर है वो अश्योर रहे कि फूड जो मैं ले रहा हूँ वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, यानी ह्यूमन को खाने के लिए, वो उसके इंटेंडेड यूज के लिए वो सेफ है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा यार, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ कि एचएसीसीपी, एफएसएमएस, आईएसओ 20000 कैसे रिलेटेड है ये देखो, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है एडॉप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस जीएचपी, hazard analysis and critical control by CCP, HACCP, and such other practices as may be specified regulation for food business. Food Safety Management System FSMS जो आपका ISO 22000 में होता है, FSMS, HACCP एक उसका पार्ट है। तो बहुत क्वेश्चन ये आगे फ्यूचर में एग्जाम में पुटअप हो सकता है कि इन विच ISO 10 HACCP कम्स इन, HACCP किस ISO के अंदर आता है। तो एफएसएमएस जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंडर में एचएसीसीपी आता है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट आईएसओ 20000 में जब आईएसओ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो फूड सेफ्टी में काम करते हैं, तो वहाँ पर आईएसओ आएगा। आईएसओ में 22000 में एफएसएमएस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में काम होता है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में एचएसीसीपी आता है, जीएमपी आता है, जीएचपी आता है और एचएसीसीपी के पीआरपीज आते हैं। ये सब चीजें आती है, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो। फूड सेफ्टी हैजर्ड्स वही बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट और कंडीशन ऑफ फूड with a potential to cause an adverse effect, और there are 3 major types of hazards। 3 टाइप्स के हैजर्ड्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए फूड सेफ्टी रेगुलेशन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ फूड सेफ्टी, फूड बिजनेसेस मस्ट इंप्लीमेंट एन इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन एचएसीसीपी एंड सुटेबल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। ये देखिए इसी के बारे में जिक्र कर रहा था, पीआरपी होता है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, यानी कि एचएसीसीपी से पहले पीआरपी होते हैं, पीआरपी से पहले ओपीआरपी होते हैं। सबका डिस्कशन होगा इन फ्यू मिनट्स और फ्यू लाइक इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में सब चीजों का डिस्कशन होगा। तो आप लेक्चर को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको डाउट्स क्रिएट रहेंगे। एक बार आप देख लेंगे, यू विल गेट अ गुड आइडिया। और इस तरीके से मैंने इसको कंटेंट को डिजाइन किया है कि होपफुली 2 लेक्चर्स में एचएसीसीपी के बाहर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पुटअप होगा। और जब हम 3-4 लेक्चर्स लेंगे तो हम वापस आएंगे अपने मॉक्स टेस्ट सीरीज पे, जो कि हमारे यूएसबी भी है कि हर सैटरडे वी विल बी कंडक्टिंग 100 क्वेश्चंस मॉक्स। 100 क्वेश्चंस का हर सैटरडे को एक मॉक होगा।
हर डेली इन 2 to 3 डेज डेली आपको एक PYQs मिला करेगा आपके ऐप पर, ठीक है। तो PRP प्रोग्राम HACCP के अंडर में आता है। HACCP ISO 20000 में आता है। ISO 20000 FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है और ये सारी चीजें आपको फूड सेफ्टी रेगुलेशन में काम आती है, फूड सेफ्टी में काम आती है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि हैजार्ड्स क्या होते हैं, हैजार्ड्स एनालिसिस, HACCP क्या होता है, एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिला है। तो हैजार्ड्स क्या होता है? हैजार्ड्स इज एनी पार्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन चेन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट हैज पोटेंशियल टू कॉज अ फूड सेफ्टी प्रॉब्लम। मतलब कि कोई भी ऐसा पार्ट फूड प्रोडक्शन चेन में जो अगर आ गया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि वो उसको अंदर नहीं आना चाहिए और वो पोटेंशियल रखता है, वो मात्रा रखता है, वो एक चीज रखता है कि अगर वो आया तो वो फूड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उसको हम हैजर्ड बोलते हैं। और यही फूड सेफ्टी हैजर्ड भी है, जो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैं बार-बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल लीजियम फूड में ये 3 तरह के हैजर्ड होते हैं, फूड सेफ्टी हैजर्ड, जो हेल्थ इफेक्ट कर सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई हैजर्ड्स को रोकना, हजार्ड्स को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए HACCP का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। HACCP कब आया, किसने किया, वो सब डिस्कशन होगा आप आगे क्लास में उसको देखें, ठीक है। तो हैजर्ड्स आपको पता लग गया और 3 तरह के हैजर्ड्स होते हैं, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे। बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल आपको एक आइडिया देने के लिए, बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स होते हैं। केमिकल क्लीनिंग केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। केमिकल 2-3 तरह के और होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिजिकल में आपके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, ठीक है। तो आपको हैजर्ड्स पता लग गया, हैजर्ड्स क्या होते हैं। अब हैजर्ड्स 3 तरह के होते हैं। वी हैव दे आर मेजरली 3 टाइप्स, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हैजर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है फिजिकल हैजर्ड। अब हम HACCP पे क्योंकि बात कर रहे हैं तो HACCP का पहला जो वर्ड था वो था हैजर्ड। तो हैजर्ड्स क्या होता है, ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है, ये आपको आइडिया मिल जाए बिकॉज बहुत क्वेश्चन इससे पुट अप हुए हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ HACCP आने वाले टाइम पे जब भी एग्जाम होंगे अब आगे 2 to 3 क्वेश्चन आपके HACCP से पूछे जाने वाले हैं, आई गारंटी ऑन दैट, ठीक है। HACCP क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, बच्चों को बहुत समझ नहीं आता, इसके प्रिंसिपल वो रट्टा मार लेते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि उसमें होता क्या है। तो इसलिए HACCP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली क्लासेस, आने वाले एग्जाम में होने वाला है। तो 2 लेक्चर्स और HACCP, योर HACCP गेट्स फिनिश। 2 लेक्चर में मैं HACCP को फिनिश कर दूं। तो हम अब आते हैं फिजिकल हैजर्ड्स पे। फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी फूड में पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे मेटल, हार्ड, प्लास्टिक, और जो पोजेस करता है हैजर्ड, उसको हम फिजिकल कंटामिनेशन बोलते हैं और हैजर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो हम फिजिकल का मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं वो फिजिकल हैजर्ड्स होते हैं। लाइक ग्लास हो गए आपके, कोई पीसीस हो गए इक्विपमेंट्स के, मेटल शेविंग्स हो गए, स्टेपलर पिन्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, चिप पीसेस ऑफ डिस्पोजल हो गए, लिंक थ्रेड्स हो गए, बैंड एड्स हो गए, एयर, फिंगर नेल्स, ज्वेलरी पीसेस। अभी क्या हुआ है, एक न्यूज आई थी, आपने भी वो देखी होगी कि आइसक्रीम में एक फिंगर निकली है एंड दैट इज अ वेरी हॉरिफिंग थिंग। तो वो एक फिजिकल हैजर्ड में आएगा। कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि फिंगर इज फाउंड इन अ फूड विच टाइप ऑफ हैजर्ड इट इज, तो इट इज अ फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड में हमें चीजें आंखों से नजर आती हैं और वो चीजें आपको फूड को स्पॉइल करने में काम, दे कैन स्पॉइल द फूड। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास अगर आता है तो वो डायरेक्टली अगर स्पॉइल नहीं कर रहा, बट इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर अ ग्लास टू कम इन अ फूड। ग्लास का फूड में आना या किसी भी चिप पीस का इक्विपमेंट का, मेटल शेविंग का या स्टेपलर पिन का फूड में आना एक बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है और द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये फिजिकल हैजर्ड्स होते हैं। सॉरी, केमिकल हैजर्ड्स फिजिकल हो गए, अब आते हैं केमिकल। ये नेचुरली अकरिंग होता है, प्रोसेस इंड्यूस्ड होते हैं, दैट कैन कॉज फूड बॉर्न इलनेस आर कॉल्ड केमिकल कंटामिनेंट और हैजर्ड। जो फूड बॉर्न इलनेस कॉज कर सकते हैं उनको हम केमिकल कंटामिनेंट कहते हैं, हैजर्ड कहते हैं। ये नेचुरली अकरिंग हो सकते हैं या प्रोसेस इंड्यूस हो सकते हैं। प्रोसेस इंड्यूस का मतलब होता है कि प्रोसेस जब काम हो रहा है, मान लो फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कहीं फूड प्रिपेयर हो रहा है, वहां पर अगर ऐसी चीजें जो फूड में ऑटोमेटिक आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड जो कि अंदर पहली फूड में थे, वो प्रोसेसिंग के दौरान आ जाते हैं, तो दैट इज नोन एज द केमिकल कंटामिनेंट। ये नेचुरल केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स और माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये एफ्लाटॉक्सिन और एप्रोडक्ट्स में निकलते हैं, ये हम क्लास में डील करेंगे एंड वी विल डीलिंग माइक्रोबायोलॉजी ऑफ फूड, ओके। तो आपको ये समझना है कि नेचुरल केमिकल कंटामिनेंट्स ये होते हैं और प्रोसेस इंड्यूस्ड मतलब प्रोसेस में जो आते हैं, मान लो पेस्टिसाइड फूड बनाता कहीं मैन्युफैक्चर हुआ था रॉ और उसमें पेस्टिसाइड कीड़ानाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया था, यूज किया गया था, उसमें पेस्टिसाइड आ गए, अब वो खाने में आ गए, तो वो केमिकल हैजर्ड है, लेकिन वो प्रोसेस इंड्यूस्ड है, प्रोसेस के थ्रू आया है। कलरेंट्स होते हैं, क्लींजिंग प्रोडक्ट्स एंड सैनिटाइजर्स होते हैं, इक्विपमेंट ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, केमिकल फूड एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स, माइग्रेशन ऑफ रेजिड्यूज। जो मान लो पैकेजिंग मटेरियल बना हुआ है किसी चीज से, वो भी आ सकता है आपके फूड में, तो वो भी एक तरह का केमिकल हैजर्ड होता है। जो
आपके फूड में आ सकते हैं। एडल्ट्रेशन विद अदर मिनरल्स और ऑयल, एडल्ट्रेशन भी एक तरह का केमिकल हैजर्ड। तो केमिकल हैजर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, फिजिकल लगे केमिकल होगा। नाउ कम टू बायोलॉजिकल, दिस इज वेरी इजी। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिजम्स डेट आर प्रोड्यूस सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट पहुंचाते हैं। दे आर अ मेजर कंसर्न इन फूड प्रोसेसिंग बिकॉज दे कॉज मोस्ट फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं बिकॉज यही सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल हैजर्ड आपके खाने में आता है तो आप टिन निकाल के फेंक सकते हो, बट बैक्टीरिया आपके खाने में आ जाता है, वो सब फेंक नहीं सकते निकाल के, वो छुपा रहेगा आपके नजर, आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको इनफैक्ट वो किसी को समझ नहीं आएगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो खाली माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखे जा सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस इसलिए कॉज करते हैं बिकॉज ये सबसे ज्यादा हजार्डस होते हैं, सबसे ज्यादा ये रिस्की होते हैं और ये सबसे ज्यादा हेल्थ रिस्क करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो फूड बॉर्न इलनेस कॉज करते हैं। तो मेजर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला, एंटरोहेमेजिक, ई कोलाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटेलियम, ये सब तरह के ये आपके बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है। ईस्ट और मोल्ड भी, कैंडिडा, एस्परजिलस, ये सब जो एग्जांपल है, ये सब आपके बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आते हैं। सो आई होप आपको हैजर्ड्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिली है। यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी कि एचएसीसीपी क्या होता है, हैजर्ड्स क्या होते हैं, एचएसीसीपी फुल फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एचएसीसीपी खुद एक क्या है, प्रोसेस कंट्रोल है, क्या है, प्रोडक्टिव है, इन्वॉल्वेंटरी, ये क्या है, ये आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको आइडिया लगा होगा। तो अगर अभी तक इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, आई एम ओपन फॉर द डाउट सेशन एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर यू कैन राइट येस और नो। ओके, मेरी स्पीड में कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो, मेरी वॉइस में कहीं पर भी कोई इशू हो तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हो, नो इशू ऑन दैट। ओके, बट रेस्ट एश्योर्ड मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आई एम मेकिंग अ कंटेंट, मैं इस तरीके का कंटेंट डिजाइन कर रहा हूँ, इस तरीके का कंटेंट डिजाइन हो रहा है ताकि आपको एग्जाम निकालने में कोई इशू ना आए। एवरीथिंग आई विल प्रोवाइडिंग, सब कुछ प्रोवाइड मैं करूंगा, पीडीएफ हो, पीपीटीज हो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, सो एवरीवन इज सेइंग यस, थैंक यू सो मच, सो वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ही बनाने आया हूँ। अब आप उससे एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर और आपको कोई साइंटिस्ट या आपको कोई पीएचडी होल्डर किसी एचएससी में, नहीं, मैं आपको यहाँ पर इनफ नॉलेज, इनफ कंटेंट, इनफ एक्सप्लेनेशन एंड इनफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब टॉपिक, तो जो आपको एग्जाम में क्रैक करने में काम करेगा। अब ये जो लेक्चर है ये लाइव लेक्चर है, इसके बाद ये इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लाइव आपने देख लिया, अगर आपको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप दिमाग देख सकते हैं। कुछ इशू आया था कि डाटा रिलेटेड इशू था कि डाटा बहुत लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहले वाईफाई की थ्रू कैसे भी थ्रू डाटा तो लगेगा, एक क्लास एक दिन में आपको देखनी है तो 90-100 MB आपका जाएगा, आप उसको डाउनलोड करोगे फिर आप कहीं भी बैठ के उसको देख सकते हो। सेकेंडली, जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी इसके 1-2 दिन में फिर आपको इसी का पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। इस पीडीएफ फॉर्म के बाद आपको एक और पीडीएफ फॉर्म मिलेगा जिसमें शॉर्ट नोट्स होंगे, क्लास नोट्स आपको ये वाली जो पीडीएफ ये मिल जाएगी, जो शॉर्ट नोट्स है वो उसकी आपको पीडीएफ अलग मिलेगी। फिर आपके मॉक्स चलेंगे, फिर आपके क्विज़ चलेंगे, फिर आपके डाउट सेशन चलेंगे, फिर आपके हर और डेली हर 2-3 दिन में एक पीवाईक्यू आपके बैच में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी आपको पीवाईक्यू देखना हो, जो भी स्टेट के एग्जाम हो, अब तक अराउंड 30-40 एग्जाम्स हो चुके हैं, तो सब मैं आपको विद प्रॉपर आंसर्स ऑफ देयर वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मैंने बहुत कुछ सोचा इस कोर्स के लिए, बहुत बेहतर डिजाइन किया, मैंने पर्सनली डिजाइन किया, मैंने किसी को हायर नहीं किया, मैंने किसी को पैसे देकर नहीं कहा कि आप ये सब काम करो, एवरीथिंग आई एम डूइंग ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई कैन गिव यू। आई एम नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन, मैं किसी पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये खुद का क्यूरेटेड कोर्स कंटेंट है जो मेरा स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली इट इज डन बाय शाहवार सॉचो। ओके, सो कैन वी प्रोसीड फर्दर? क्या आगे चले? और जो भी डाउट हो यू कैन राइट हियर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, व्हेन आई विल गेटिंग टाइम एंड आई विल सी योर कमेंट, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँ। श्योर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हैजार्ड्स एंड एचएससीसी में फॉर्म क्या थी? हैजार्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। कोशिश करो जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हो चीजें सीख लो, ये बड़ी फुल फॉर्म्स है, प्रिंसिपल्स है, 7 प्रिंसिपल्स है, क्या है, जो भी चीज आप सीख सकते हो ताकि आपको जब आप याद करो पढ़ो तो आपको क्लैरिटी दिमाग में रहे और आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत आए। अब एनालिसिस क्या होता है? इसका दूसरा वर्ड जो था, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द सीरियसनेस एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ हैजार्ड इन रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट विच विल कॉज इट अनसेफ टू बी कंज्यूम। मतलब एनालिसिस वो चीज होती है एचएससीसी में कि हम उस चीज को एनालाइज करते हैं, उस चीज को देखते हैं कि कहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं और उस चीज को एसेस करते हैं, मतलब उस चीज पे काम करते हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा सीरियसनेस है, सबसे ज्यादा हैजर्ड कहाँ पर आ सकता है, रॉ मटेरियल में आ सकता है, प्रोसेसिंग में आ सकता है, स्टोरेज में आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है या इंसर्ट में आ सकता है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हैजर्ड्स कहाँ आने के चांसेस हैं, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं।
एनालिसिस वही चीज होती है, अगर आप नॉर्मल भी देखो, किसी चीज को एनालाइज करना। एनालिसिस साइंटिफिक एनालिसिस होता है कि आप किसी चीज को एनालाइज करो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज नोन एज एनालिसिस। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत एग्जाम में पूछी गई है और एग्जाम में पूछी जाएगी। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट स्टेप ऑफ प्रोसीजर, ये एक ऐसा स्टेप ऑफ प्रोसीजर एट विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड सो दैट हैजार्ड कैन बी प्रिवेंटेड, एलिमिनेटेड और मिनिमाइज। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। अगर यहाँ पर आपने हैजार्ड को नहीं रोका तो वो आगे नहीं रुक सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप जूस मैन्युफैक्चर कर रहे हो और जूस में आपने कोई ऐसा हैजार्ड था जो आपने पैस्चराइजेशन के बाद नोट नहीं किया और वो चला जाता है पैकेजिंग के लिए, तो आप उसको किसी भी कीमत पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक ऐसा स्टेप, फॉर एग्जांपल वो स्टेप आपका पैस्चराइजेशन हो सकता है, वो स्टेप आपका कुकिंग हो सकता है, वो स्टेप आपका टेम्परेचर हो सकता है। तो ऐसा पॉइंट या ऐसा स्टेप या ऐसा प्रोसीजर जहां पर कंट्रोल अगर नहीं लगाया तो आपका हैजार्ड नहीं रुकेगा। वहां पर आपने कंट्रोल लगा दिया, वहां पर कंट्रोल अप्लाई कर दिया, ब्रेक लगा दिए, तो हैजार्ड आपका प्रिवेंट हो सकता है। ये वही बात कह रहा है, हैजार्ड कैन बी प्रिवेंटेड, एलिमिनेटेड और मिनिमाइज। या तो हैजार्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हैजार्ड्स के बारे में पता लगा, एनालिसिस के बारे में, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बारे में, एचएसीसीपी का एक थोड़ा आइडिया आपको अब लगना शुरू हो गया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इट इज नॉट इजी। खाली एचएसीसीपी का डेफिनेशन आप प्रिंसिपल होता है इसमें और याद करना, रट्टा मारना इज नॉट एचएसीसी। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पिक्चर क्लैरिटी लेने को रही, रटना कम पड़ेगा। ये तो रटने के लिए बहुत चीज़ है, मैं आपको 100 पेज का नोट देता हूँ और आप कहूँ याद करो और ये एग्जाम में आएगा नहीं क्वेश्चन, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन कम कंटेंट में मैक्सिमम कंटेंट शुड बी एप्ट और मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से बने, मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले, एप्ट कंटेंट मिले, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कोर्स की। और इसी पे मेरा मेन फोकस है। सेकंड जो फोकस था मेरा प्राइस पे था, मैंने इतना अफोर्डेबल प्राइस रखा है ताकि जो भी स्टूडेंट हो उसको किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए कि इशू आ रहा है कि सर ये बहुत हाई फीस है, मैं पे नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने मिनिमाइजेशन ऑफ द फीस, जिसमें सारी चीजें जाती है, नेट चार्जेस जाते हैं, ऐप चार्जेस जाते हैं, वेबसाइट चार्जेस जाते हैं, मेरी मेहनत जाती है, कंटेंट क्रिएट होता है, एवरीथिंग इन जस्ट 79। और उसमें भी बहुत चीजें, आपके लेक्चर्स, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ, पीपीडीज, आपके मॉक्स, आपके डाउट सेशन, आपके मेंटर्स, एवरीथिंग विल प्रोवाइड। ओके, तो आपको एनालिसिस पता लगा, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पता लगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से इसको सुनना है। और उस टॉपिक का नाम है, और मैं इस चीज का आई एम वेरी मच अश्योर्ड कि बहुत क्वेश्चन इससे आने वाले क्वेश्चन में पुट अप होने वाले हैं, एंड दैट इज हिस्ट्री ऑफ एचएससीसीबी। एचएससीसीबी बहुत लोग पढ़ते हैं, एचएससीसीबी के फुल फॉर्म पढ़ते चले जाते हैं, एचएससीबी के प्रिंसिपल पढ़ते चले जाते हैं और सोचते हैं कि वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। आए से पहले अब नहीं आने के, अब थोड़ा सा एग्जामिनर डीप में ड्वेल करेगा, इसलिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में और अब हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका डेवलपमेंट और इनिशियल यूज कैसे हुआ था एचएससीसीबी का? तो एक जॉइंट एफर्ट था बाय पिल्सबरी कंपनी अलॉन्ग विद नासा। नासा तो आप जानते हो एक स्पेस एकेडमी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड यूएस आर्मी, दिस इज यूएस आर्मी, यूएस एट नेटिक लेबोरेटरीज फॉर स्पेस प्रोग्राम टू एंश्योर दैट स्पेस प्रोग्राम वाज फ्री फ्रॉम एनी अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क। पिल्सबरी कंपनी ने इसको जॉइंटली क्रिएट किया था, इसको एफर्ट लगाया था कि एचएससी बनाया जा सके। पिल्सबरी कंपनी ने इसके साथ मिलकर नासा के साथ भी है, और उसमें यूएस आर्मी भी इन्वॉल्व थी नेटिक लेबोरेटरीज में। नेटिक लेबोरेटरीज मैसेची में है ही। ठीक है, लेबोरेटरीज ये बनाया गया था, स्पेस प्रोग्राम क्रिएट हो रहा था। नासा ऑब्वियसली स्पेस में स्पेस प्रोग्राम भेजने के लिए काम करती है, तो वो एक ऐसा स्पेस प्रोग्राम बनाना चाह रही थी, एक ऐसा फूड बनाना चाह रही थी स्पेस प्रोग्राम के लिए, ताकि उसे कंज्यूम किया जा सके एक लॉन्ग टाइम के लिए, वो हेल्दी रहे, वो कंटेमिनेंट फ्री रहे, वो रिस्क फ्री रहे, और उसमें कोई भी किसी तरह का हैजर्ड ना हो, और वो बहुत सेफ रहे फॉर द कंजप्शन ऑफ एस्ट्रोनॉट। क्योंकि एस्ट्रोनॉट को कोई दिक्कत होती है तो देयर आर नो डॉक्टर्स टू सी इन द स्पेस स्टेशन। तो एक स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस प्रोग्राम के लिए बनाया गया था एचएससीसीबी का डेवलपमेंट इनिशियल हुआ था। इसने क्या था, पिल्सबरी कंपनी ने, किसके साथ मिलकर, नासा के साथ हुई के, और यूएस आर्मी के साथ मिलकर नेटिक लेबोरेटरीज। ठीक है, तो स्पेस प्रोग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, पिल्सबरी कंपनी इंपॉर्टेंट है, नासा इंपॉर्टेंट है, यूएस आर्मी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू हुई थी एक खोज एचएससीसीबी। तो और ये जो सिस्टम डेवलप किया था, ये एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हॉवर्ड बॉमेन ऑफ द यूएस बेस्ड पिल्सबरी कंपनी। एक पिल्सबरी कंपनी थी यूएस बेस्ड की, यूएस बेस्ड की एक पिल्सबरी कंपनी साहब थे हॉवर्ड बॉमेन। इन्होंने एचएससीसीबी सिस्टम को डेवलप किया था इन द ईयर 1959, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ठीक है, 1959 आपको याद है। जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो खाली आपको रिवीजन के लिए होगा, यानी कि आपको वो तो हर हाल में याद होने चाहिए। ये जो नोट्स है आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है, कि आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। खाली एचएससीसी सिस्टम डेवलप हुआ था 1959 में, इज नॉट गुड। क्यों डेवलप किया गया था, किस क्या बेस था, क्या वजह थी, वो भी जरूरी है। वही बात देखिए, टू प्रोवाइड सेफ फूड फॉर द एस्ट्रोनॉट्स ऑफ अपोलो मिशन। एक अपोलो मिशन होना था, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल्सो अपोलो मिशन। किस मिशन के लिए, अपोलो मिशन।
This was later refined and approved by several scientific agencies like NAS, NACMF, ICMSF and Codex. फिर इसके बाद बहुत ऐसी एजेंसीज आई और कमिटीज आई जहां पर HACCP जिन लोगों ने काम किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया ऑफ फूड्स है, NACMF, ICMSF है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल सर्टिफिकेशन ऑफ फूड, और कोडेक्स है. कोडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोडेक्स का मैं आपको प्योर लेक्चर दूंगा जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है. तो आपको आइडिया लगा कि हिस्ट्री कहाँ से क्रिएट होती है. 1910 में HAC सिस्टम को डेवलप किया गया था डॉक्टर होवर्ड बॉम्बन से. एक स्पेस प्रोग्राम जाना था, अपोलो मिशन, नासा भेज रहा था उसको, तो नासा ने पिल्सबरी कंपनी के साथ मिलकर, यूएस आर्मी के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जिससे हमें हेल्थ जो रिस्क फ्री फूड जो हेल्थ को इफेक्ट ना करे, ऐसा फूड हमें मिल सके. तो HACCP की शुरुआत ऐसे. ओके, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि HACCP कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस में और धीरे धीरे वर्ल्ड में इसने अपना एक वजूद बनाया. क्योंकि HACCP आज के दौर का और कमिंग फ्यूचर का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, बिकॉज इससे हैजर्ड्स मिनिमाइज होते हैं. जहाँ हैजर्ड मिनिमाइज होते हैं वहाँ पर फूड सेफ्टी का पैर हम रख सकते हैं. तो सबसे पहले 1958 में नासा का फाउंडेशन हुआ था. फिर 1910 में मैंने पहले बताया HACCP को डेवलप किया गया. किसने डेवलप किया? पिल्सबरी ने. किसके थ्रू? वो सब मैंने पहले आपको बता. 1971 में HACCP एज वी प्रेजेंटली नो यू, मतलब आज जो हम जानते हैं HACCP को, टू फॉर्म एट US नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड प्रोडक्शन where risk assessment was combined with critical control concept. ठीक है, एक कंसेप्ट रिस्क असेसमेंट और क्रिटिकल पॉइंट का एक मिलन हुआ और वहां पर HACCP को पे काम किया गया. तो HACCP सिस्टम वाज पब्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंटेड इन द USA. फर्स्ट मेंशन जो HACCP का आया किसी डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो 1970 में आया. FDA ने पहला रिक्वायर्ड HACCP बेस्ड कंट्रोल फॉर फूड प्रोसेसिंग इन 1973 में स्टार्ट किया था. तो केन फूड्स. केन फूड्स कौन से होते हैं? वो फूड्स जिनमें केनिंग की जा सकती है. केनिंग मतलब एक ऐसा टेम्परेचर पर हम फूड को स्टोर कर देते हैं ताकि वहां पर बैक्टीरिया का ग्रोथ को हम, खासकर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया को हम मिनिमाइज कर सके. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम दैट बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस बोटुलिज्म. ठीक है, तो FDA ने पहली बार HACCP को यूज किया 1970 से. 1959 में डेवलप हुआ था. 1971 में पहली बार HACCP का एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर 1985. द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NAS recommended the use of system worldwide and the system became used and the FAO WHO Codex Alimentarius Food and Agriculture Organization WHO cited the system in Codex. तो कोडेक्स में पहली बार HACCP साइट किया गया था 1985. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन फ्यूचर. बिकॉज ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ समझना है इसमें, बहुत गहरी बातें हैं. बट ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको कि कोडेक्स इंपॉर्टेंट है, HACCP इंपॉर्टेंट है, SI इंपॉर्टेंट है, तो सब एक रिलेशन आपके पास होना चाहिए. तो 1958 में नासा का फाउंडेशन और 59 में HACCP डेवलप हुआ. 73 में FDA ने यूज किया. FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ US. 85 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NAS ने रिकमेंड किया यूज ऑफ सिस्टम HACCP सिस्टम को ताकि वर्ल्ड वाइड में यूज हो सके. और FAO WHO कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसे हम FAO WHO इसलिए कहते हैं क्योंकि FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कोडेक्स बनाया था. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज FAO WHO कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. इसने पहली बार अपना HACCP सिस्टम को साइट किया था कोडेक्स. एक और इंपॉर्टेंट ईयर 1997. कोडेक्स का डॉक्यूमेंट जो HACCP प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को 1997 में कोडेक्स ने अपने डॉक्यूमेंट में डाला था. दीज आर द वेरी साइट करना HACCP को डिफरेंट एंड कोडेक्स का डॉक्यूमेंट बनाना प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इज डिफरेंट. वो 1997 में हुआ. आई होप एक हल्का सा क्रोनोलॉजी कब आया, कब इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, कोडेक्स में कब आया, इसका प्रिंसिपल HACCP का एप्लीकेशन और कोडेक्स डॉक्यूमेंट कब आया, वो सब धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल रही है. ओके, ऊपर की लाइन आई थिंक मिस हो रही है थोड़ी सी. आई होप यू आर एबल टू सी दैट. आप, मुझे लग रहा है आप इसको देख पाएंगे. मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. NAS ने जब साइड कर दिया था कि रिकमेंड किया था कि HACCP को कोडेक्स में और वर्ल्ड वाइड में जाना चाहिए, तो एक और रिकमेंडेशन हुआ था NAS के थ्रू. वो हुआ था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी कमेटी और माइक्रोबायोलॉजी का क्राइटेरिया ऑफ फूड. ठीक है, तो NACMCF का उसने भी ये NAS ने ही, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने ही इसको रिकमेंड किया था ये कमेटी फॉर्म हो. और इसी कमेटी ने फिर HACCP के प्रिंसिपल्स और इंडस्ट्री रेगुलेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटी को थोड़ा सा इस पर काम किया. बहुत इंपॉर्टेंट जो अगला स्टेटमेंट है कि HACCP इज अ साइंटिफिक सिस्टम डिजाइन टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबल हैजर्ड्स इन फूड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल्स. वी ऑलरेडी नो HACCP के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करे थे NMFS ने, नेशनल मरीन फिशरीज सर्विस, इन 1992. और वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. 7 प्रिंसिपल्स NMFS यानी कि नेशनल मरीन फिशरीज सर्विस ने 1992 में आपके लिए रखे थे. ओके,
अब HACCP तो यू हैव पॉट दिस कि 910 में क्या हुआ, फिर 58 में क्या हुआ, 59 में क्या हुआ, फिर कब उसको कोडेक्स में लाया गया, कब उसको कोडेक्स के प्रिंसिपल बने, कब ऑपरेशन हुआ 7 प्रिंसिपल्स, कब ऑपरेट हुआ और किसने 7 प्रिंसिपल्स लाए, ये सब आपको एक एक्स्ट्रा क्लैरिटी आपको धीरे-धीरे मिल रही हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO फॉर्मुलेटेड अ स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी और ISO 22000 जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था, वो फिर आ गया यहाँ पर कि ISO 22000 जो कि FSMS है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कवर करता है HACCP को और उसके PRPs को। यानी कि FSMS एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर में HACCP आता है, HACCP के अंडर में प्रीरेक्विजिट प्रोग्राम्स और OPRPs ये सब आते हैं। सबकी डिटेलिंग होगी, सबकी डिस्कशन होगा इन फ्यूचर क्लास। एक और इंटरनेशनल कमिटी ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल सर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स, उसने अपनी हैंडबुक बनाई, उस हैंडबुक का नाम था HACCP माइक्रोबियल सेफ्टी एंड क्वालिटी 1988 में आई थी, 1998 में आई थी। कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, एक थोड़ा सा आपको हल्का सा डाटा देने के लिए ये वाली मैं आपको बताएंगे। HACCP जो ओरिजिनली डेवलप हुआ था, वो डेवलप हुआ था टू इंश्योर माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड स्टफ्स एंड इट हैज बीन फर्दर ब्रॉडन टू इंक्लूड केमिकल और फिजिकल हाइजीन। जब पहला HACCP इसका काम चल रहा था, तो वहाँ पर खाली माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी पे काम किया गया था। लेकिन बाद में इसको ब्रॉडन करने के लिए मैंने क्या कहा, पहले HACCP में आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही थी, NACMF हो या NMFS हो या फिर कोडेक्स हो, सबने इस पे काम किया और काम करने के बाद धीरे-धीरे केमिकल और फिजिकल हाइजीन को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री, आई वोंट से हिस्ट्री, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री, एग्जाम ओरिएंटेड हिस्ट्री जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है एंड आई एम होपफुल कि ये पूछी जाएगी आने वाले एग्जाम में। तो दिस वाज द हिस्ट्री। तो एनी डाउट, हाउ आर यू लाइकिंग द लेक्चर? आपको लेक्चर कैसा लग रहा है? आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि द कंटेंट कैसा है? एक्सप्लेनेशन इज़ गुड? क्या स्लो हूँ, तेज़ हूँ? क्या तो आपको जो भी डाउट है यू कैन, या एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली, ओके? जस्ट लेट मी, मुझे बताएँ आप कि हाउ इज़ द लेक्चर गोइंग ताकि वी कैन मूव फॉरवर्ड। गुड, ग्रेट, 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 ग्रेट। सी s Natick is a labo Natick is a labo Natick is a place. Natick is a place in Massachusetts in US, okay? So everything is going great. You are liking the content. That's very great. तो आपको कंटेंट में दिक्कत नहीं आएगी, आपको इसके पीडीएफ्स मिलेंगी, पीपीटीज मिलेंगी, मॉक लेक्चर, एवरीथिंग विल बी गिवन, ठीक है? तो जस्ट गिव कि कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट, एनीथिंग इज देयर, आस्क। एनी क्वेश्चन? शुड वी प्रोसीड फर्दर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? हम आगे चलें? ये लेक्चर हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स के लिए लेक्चर अलग होता है। कंटेंट सेम रहता है बट एक्सप्लेनेशन एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश में रहती है। जस्ट राइट yes or no, is everything going perfect? ग्रेट, ग्रेट, सो एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। इस HACCP के 2 लेक्चर्स आएंगे, एक लेक्चर आपका ये डेमो ही फ्री है फॉर एवरीवन, अदर लेक्चर जो आएगा वो आपका वही स्टूडेंट देखेंगे जो स्टूडेंट ने एनरोलमेंट कर लिया, ठीक है? 1-2 लेक्चर्स ही अवेलेबल रहेंगे फॉर एवरीवन ताकि वो ये समझ सके कंटेंट क्या है, उनको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, उनको आवाज़ समझ आ रही है। इन चीज़ों को देखने के लिए 2 to 3 लेक्चर्स आर मोर देन एनफ, अदरवाइज़ ऑल द लेक्चर्स आई एम प्लानिंग फॉर 200 लेक्चर्स, वो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उन्हीं को सब प्रोवाइड मिल जाएगा, बाकी दे हैव टू एनरोल फॉर दैट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम पहुंचे यहाँ पर हिस्ट्री पे। हमने HACCP पे डिस्कस किया, क्या होता है एनालिसिस किया, हैजार्ड्स क्या, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पर किया, फिर हम हिस्ट्री पाए, हिस्ट्री के बारे में जाना। बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो एक छोटा हल्का सा समअप कर देते हैं कि HACCP, इसका HACCP होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। 7 प्रिंसिपल्स है इसके, प्रिंसिपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके हैजार्ड्स क्या होते हैं, एनालिसिस क्या था, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या था, मैंने सब बताया, एक रफ आइडिया आपको दिया है। डिस्कशन आगे चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। फिर हम हिस्ट्री पाए, हिस्ट्री में हमने देखा कि 1959 में डेवलपमेंट हुआ, फिर 1985 में कोडेक्स में इंप्लीमेंट हुआ, 1997 में आपका कोडेक्स के डॉक्यूमेंट्स आए,
कोडेक्स के डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपने पब्लिश करे प्रिंसिपल के, इस तरीके से। और 1992 में आपके 7 प्रिंसिपल्स एचएसीसीपी पे आए थे। तो आपको धीरे-धीरे एक आइडिया लगा कि एचएसीसीपी क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5-6 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर से क्वेश्चन आते हैं। इससे तो आपको क्वेश्चन एक मिलेगा, मैं आपसे गारंटी से आई कैन राइट ऑन द गारंटी, इन 7 प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आए। ये बहुत बच्चों को याद नहीं होते हैं, मैं इसको आपको याद करा देता हूँ, ठीक है। याद करने की कोशिश करूँगा कि आप इसको कैसे याद करना ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहला, इसके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। 7 प्रिंसिपल्स है, पहला वाला प्रिंसिपल होता है कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस। मैं आपको अभी क्या है, आपको मैं प्रिंसिपल बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इन पूरे प्रिंसिपल्स के बारे में, मतलब इनकी एक एक इन डेप्थ नॉलेज क्या-क्या इसमें होता था कि आपको एक होराइजन मिले, ताकि आपको रटना ना पड़े, ताकि आपको समझ आए कि इंटरव्यू में या किसी भी चीज़ के लिए आपको एचएससीपी पे क्लैरिटी मिले, वो नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा। अभी आप प्रिंसिपल समझ लो, याद कर लो। अगली क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज़ व्हाट आर दी 7 प्रिंसिपल्स। ये 7 प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, इनका कैसे काम होता है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये कैसे काम किए जा सकते हैं, ओपीआरपी क्या है, पीआरपी क्या है, सब सीसीपी क्या है, कैसे पकड़ते हैं, सबका हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में यू गेट टू नो कि 7 प्रिंसिपल होता है। पहला प्रिंसिपल होता है हज़ार्ड को एनालाइज करना, मतलब एनालिसिस मैंने बता दिया था क्या होता है, हज़ार्ड बता दिया था, उस चीज़ को ढूंढना जो फूड में हज़ार्ड कॉज कर सकते हैं या खराबी कॉज कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, सीसीपी को डिटरमाइन करना। ये तो प्रिंसिपल सबसे आसान होते हैं, इनको कैसे याद करना, आप अगर फुल फॉर्म देखोगे सीसीपी की तो हज़ार्ड एनालिसिस, ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल हो गया क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। दूसरा प्रिंसिपल हो गया तो हज़ार्ड को एनालाइज करना और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को डिटरमाइन करना, ये 2 प्रिंसिपल हो गए। फिर होता है प्रिंसिपल नंबर 3, एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट। क्रिटिकल लिमिट क्या चीज़ होती है, अभी थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ताकि आपको इंटरव्यू में या कभी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू में जाइए, कहीं पर भी आपको या एग्जाम पूछा जा सकता है, कोई ऐसा कंसेप्चुअल टॉपिक आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सकें, आपको ठीक कर सकें। क्रिटिकल लिमिट वो लिमिट होता है जिसके बाद वो चीज़ हम उसको खराब मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, तो 33 इज द क्रिटिकल लिमिट। मतलब 33 के नीचे अगर आप आओगे यू विल बी गेट फेल, क्योंकि 33 इज द क्रिटिकल लिमिट टू पास। 33 के ऊपर एक्सेप्टेबल, 33 के नीचे अनएक्सेप्टेबल, तो 33 इज अ क्रिटिकल लिमिट। ऐसी प्रेशराइजेशन में टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल लिमिट। इसके बाद अगर इसके नीचे जा रहा है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड और उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो क्रिटिकल लिमिट हमें अलग करता है, बताता है अनएक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, क्या हम उसको एक्सेप्ट करें या अनएक्सेप्ट करें, या हमें क्रिटिकल लिमिट बताता है। प्रिंसिपल नंबर 4, एस्टैब्लिश अ सिस्टम टू मॉनिटर कंट्रोल ऑफ सीसीपी। सीसीपी को मॉनिटर करना, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मॉनिटरिंग ऑफ सीसीपी। अब आपने क्रिटिकल लिमिट बना दिया, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बना दिया, अब उसको मॉनिटर तो करोगे ना कि वो कैसा काम कर रहा है। अगर आप उसे मॉनिटर नहीं करोगे, प्रेशराइजेशन कर रहे थे, उसमें पता लगा आपने टेम्परेचर थर्मामीटर लगाया नहीं और चेक नहीं करा, प्रिंसिपल फूड इम्प्लाई नहीं करा और वो पता लगा टेम्परेचर अटेन नहीं हुआ, वो जो बैक्टीरिया को मारना था वो मरा नहीं, वो अब पार्टी कर रहा है और अंदर चला गया घूमने, अब वो फूड में घूम रहा है और अब जाके वो इंसानों के अंदर जाएगा, मौज मस्ती करेगा। तो इसलिए मॉनिटरिंग ऑफ सीसीपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 5, फिफ्थ प्रिंसिपल होता है, अब मॉनिटरिंग हम कर रहे थे, धीरे धीरे हमने मॉनिटरिंग करते देखा कि कुछ डिविएशन आ रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो हम उसको फिर करेक्टिव एक्शन निकालते हैं। जब हम मॉनिटर कर रहे थे एक पर्टिकुलर सीसीपी हमारे कंट्रोल में नहीं चल रहा है, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हमने बनाया था वो नहीं चल रहा है, तो हमने देखा कि हमने इसको करेक्टिव एक्शंस उसको लेने की कोशिश करी। तो प्रिंसिपल नंबर 5 होता है एस्टैब्लिश द करेक्टिव एक्शन। यहाँ हम लिख सकते हैं एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस, ओके। तो पहला हो गया कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस, फिर डिटरमाइन सीसीबी, एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट, चौथा हो गया मॉनिटरिंग ऑफ सीसीबी और पांचवा हो गया एस्टैब्लिशिंग करेक्टिव एक्शन। सिक्स्थ प्रिंसिपल होता है एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन टू कंफर्म दैट एचईसीपी सिस्टम इज वर्किंग इफेक्टिवली। मतलब कि हमने एक ऐसा प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना है ताकि हम ये वेरीफाई कर सके कि एचईसीपी सिस्टम हमारा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम प्रोसीजर्स बनाते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल है, बस 6 है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स। ये कोड वर्ड्स है याद करने के लिए, आप ये तो रटोगे नहीं कि एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर तो फिर आप याद कर लो खाली कि वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, ये कंफर्म करने के लिए एचईसीपी सिस्टम इज इंटैक्ट एंड इज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड इफेक्टिवली, वो होता है प्रिंसिपल नंबर 6। प्रिंसिपल नंबर 7 होता है एस्टैब्लिशिंग अ डॉक्यूमेंटेशन कंसर्निंग ऑल प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स एप्रोप्रिएट टू दीस प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना उन चीजों का जिन चीजों को हमने देखा, हमने सारा काम किया तो हम क्लास में डॉक्यूमेंट करते हैं कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड
जो भी हमने डाटा दिए, जो भी हमने पॉइंट्स लिए, उन सबको हम एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में, ताकि जो भी हमने काम किया उसका एक रिकॉर्ड आ सके कि व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी गॉट एंड व्हाट इज द रिजल्ट। तो फाइनली वी मेक अ डॉक्यूमेंट जिसको हम रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं ना? ठीक है। तो दीज वर द 7 प्रिंसिपल्स। मैंने थोड़ा सा बताया, इसके और डिटेलिंग डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। या आप हल्का सा याद कर लीजिए कि ये तो हो गए समझने के लिए, एस्टैब्लिश टू बी टेकन एंड मॉनिटरी, ये सब बात बताने के लिए कि क्यों होता है ऐसा। बाकी ये सब याद करने के लिए होता है। समझ आओ भाषा, ये याद कर लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपको याद करते रहना है। याद कैसे होगा मैंने फिर बताया था। HACCP हज़ार एनालिसिस, तो पहला हो गया हज़ार एनालिसिस, दूसरा होता है CCP, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब CCP को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एस्टैब्लिश कर दो क्रिटिकल लिमिट, अगला वर्ड फिर क्रिटिकल सेल। चौथा होगा जब हमने कोई लिमिट एस्टैब्लिश किया लिया, तो अब उसको मॉनिटरिंग हम प्रोसीजर्स करेंगे। प्रोसीजर मॉनिटर करा तो देखा कुछ गड़बड़ी है, तो करेक्टिव एक्शन लिया। करेक्टिव एक्शन क्या लिया, उसका हमने वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स करे, और फिर हमने एक रिकॉर्ड बना दिया आंसर का। तो दैट इज हाउ HACCP 7 प्रिंसिपल और HACCP वर्क्स। इसकी डिटेल वीडियो, इसकी डिटेल जो लेक्चर है, दैट विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, so this was a demo lecture on HACCP. Half part is done, half part is left. In another 1 hour of lecture, 1 hour lesson, everything covering HACCP would be completed, ताकि आपको HACCP के बारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन HACCP का पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड एनालिस्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए तो आपसे नहीं बनेगा। आप सब सारे क्वेश्चन बनेंगे आफ्टर वॉचिंग दीज 2 lectures. Okay, you will get all the answers in after watching in जो 2 lectures हैं HACCP के, HACCP lecture 1 and HACCP lecture 2। इनको देखने के बाद every question 95% of the question will be solved by। Okay, तो thank you guys, thank you so much। We end the lecture here। यहाँ हम लेक्चर खत्म करते हैं। Everyone is giving 10 out of 10, so a big thank you to all। नेक्स्ट लेक्चर HACCP का विल बी ओनली फॉर पेड, ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट, जो मेरे कोर्स में एनरोल करेंगे, ये उन्हीं के लिए होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद।